Yes, good afternoon. In this session also we have to discuss on weekly current affairs. सबसे पहले फर्स्ट न्यूज हम किससे रिलेटेड देख रहे हैं? इलेक्शन से रिलेटेड। अब क्या क्या स्टैटिक आपको इसका पता होना चाहिए, इसको भी डिस्कस करते हैं। अब इन्होंने यहाँ हिंट क्या दिया है इस न्यूज से, आप क्या समझ रहे हो? उत्तर प्रदेश में जैसे आप देख रहे हैं योगी जी जीत गए, ठीक है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी, इन्होंने हेडलाइन क्या बना दिया, योगी आपका राज, ठीक है। तो बीजेपी में एक हिस्ट्री इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन 4 स्टेट में इलेक्शन में कौन विनर है? बीजेपी, ठीक है। और आम आदमी पार्टी कहाँ जीतती है? पंजाब में। इससे पहले उनकी दिल्ली में गवर्नमेंट है। तो अब इसी को थोड़ा हम स्टैटिक के साथ देखते चलेंगे, ठीक है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता हो, इलेक्शन कंडक्ट कौन करवा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवा रहा है इलेक्शन, ठीक है। ईसीआई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 में मेंशन है इलेक्शन कमीशन के बारे में। 3 मेंबर बॉडी है ये, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आप देखते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इसमें आप देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324 एट प्रेजेंट 3 मेंबर सीसी एंड 2 ईसी। अभी प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा, ठीक है। एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा। और दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स के नेम भी लिख लो, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये इलेक्शन कमिश्नर्स के नेम मैंने इधर भी मेंशन किए हैं, देखो, राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो आपको ये वेबसाइट से भी मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। वेबसाइट से आपको शो कर देता हूँ, गिव मी अ मिनट। ये इधर आप देखेंगे, ईसीआई की वेबसाइट से ही आप इसको देख लो और अच्छे से रिकॉल कर पाओगे अगर ईसीआई की वेबसाइट से आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। इसमें जब भी कोई इस तरह का पॉइंट हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, अबाउट अस पे क्लिक करो और उसको रीड कर लो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वेबसाइट है, इसको मैं लिंक कर लेता हूँ आपके लिए। ये इधर आप देखेंगे, ठीक है। ये देखो ये है, इधर आप देख पा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा दी, ठीक है। श्री राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर, श्री अनूप चंद्र पांडे अनदर इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुशील चंद्रा 24th नंबर के इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में बने थे, यानी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में बने थे सुकुमार सेन, ठीक है। सुकुमार सेन बने थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया में। और पहली बार इंडिया में इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 1951-52 में, ठीक है। इस टाइम में हुआ था फर्स्ट इलेक्शन, मतलब 51 से शुरू हुआ था, 52 तक चला था। पहले इकट्ठे इलेक्शन होता था, स्टेट का भी और पार्लियामेंट के लिए, यानी लोकसभा के लिए भी, ठीक है। तो जनरल इलेक्शन प्लस असेंबली इलेक्शन उसको कह रहे थे। 51 में एक्सरसाइज शुरू हुआ, 52 तक गया था। तो सबने लिख लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा जी। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी। अनदर इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे जी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन, अब मेजोरिटी इलेक्शन कौन कराता है? खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे कराते हैं जनरल इलेक्शन, एक है असेंबली इलेक्शन। जनरल इलेक्शन हुआ है जिसमें हम लोकसभा के लिए वोटिंग करते हैं, सेंट्रल लेवल का आप कह रहे हो, पीएम के लिए आप कह रहे हो, ठीक है। असेंबली इलेक्शन हुआ है जब हम स्टेट्स के लिए वोटिंग करते हैं,
असेंबली इलेक्शन में स्टेट, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ होती है, विधानसभा जिसको हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ जनरल इलेक्शन में आप सेंटर के लिए वोटिंग करते हो, ठीक है, सेंटर में गवर्नमेंट के लिए वोटिंग करते हो। तो इसको सिंपली याद रखोगे, जनरल इलेक्शन में हम वोटिंग किसके लिए करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ असेंबली इलेक्शन में हम किसके लिए वोटिंग करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। क्लियर है ये। अब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए होते हैं, एमएलए का मतलब यहाँ वोटिंग किसके लिए करनी है, उस स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली फिलअप करने के लिए। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सबसे ज्यादा इलेक्टेड एमएलए जो होंगे, उसी पार्टी में से एक एमएलए को क्या बना देंगे, सीएम बना देंगे। और सिमिलरली जो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी होंगे, ज्यादा का मतलब यहाँ मेजोरिटी से है, मेजोरिटी का मीनिंग है 50% प्लस वन, उससे ऊपर कितना भी हो, ठीक है। तो इसमें जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी है, मेजोरिटी में जो है, उसी में से एक एमपी क्या बनेंगे, पीएम बनेंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहता है, ये डिफरेंस है। तो याद रखना जनरल इलेक्शन कौन से और असेंबली इलेक्शन कौन से हैं। अब बताओ अभी कौन से इलेक्शन का रिजल्ट आया है 10 मार्च को, असेंबली इलेक्शन का, क्योंकि वो स्टेट्स में थे ना, सेंटर में तो नहीं थे, ठीक है, स्टेट्स में थे। तो आप वो रिजल्ट किसका देख रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस का, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो इसको भी आप फॉलो अप कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, ये सब इलेक्शन कौन करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रहे हैं, ठीक है। ईसीआई ये इलेक्शन करवा रहे हैं। ईसीआई कौन सा इलेक्शन नहीं करवाता है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। तो याद रखना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए इलेक्शन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। फिर बेसिक सा पॉइंट, अब बहुत से जो स्टूडेंट हैं कुछ बेसिक पॉइंट में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके ऊपर आपको बता दूं, पहले इन्हीं को लिख लो, फटाफट से पॉइंट लिख लो। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। जनरल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन का मीनिंग समझ में आया, ठीक है। बस ये याद रखना, जो हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं ना, लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन कौन करवा रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। लोकल गवर्नमेंट किसको कह रहे हैं, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, क्योंकि 3 टियर गवर्नमेंट की बात होती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में बताओ, तो यहाँ मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं पॉलिटिक बारे में, थोड़ा बहुत आपको क्या बताओ, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के होते हैं 3 ऑर्गन्स। ये 3 ऑर्गन्स को हम कह रहे हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और थर्ड आप देख रहे हैं जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव का मीनिंग क्या है, विच मेक लॉज। लेजिस्लेटिव का मीनिंग है विच मेक लॉज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मीनिंग है विच एग्जीक्यूट द लॉज, ठीक है, जो लॉज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, विच एग्जीक्यूट द लॉज, विच एग्जीक्यूट द लॉज, ठीक है। जुडिशरी का मीनिंग है विच जज द लॉज, ये जज कर रहे हैं लोगों, विच जज द लॉज, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं। अब लेजिस्लेटिव का एग्जांपल जब हम देखें, तो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव क्या है, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में आप देखते हैं लॉ बनते हैं, लॉ बनाने की बात है, तो सेंट्रल लेवल पे क्या है, पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और कुछ स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं, 2 हाउस होते हैं। अब जिन स्टेट में 2 हाउस हैं, जैसे आप देखें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, ठीक है, ये सब, इनमें जो 2 हाउस हैं, यहाँ पे तो थोड़ा अलग आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग किस वजह से देखते हैं कि कोई अगर इलेक्शन नहीं भी जीतता एमएलए का, या वो लड़ा भी नहीं, उसको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बना के और उसको क्या सीएम बना दो। लेकिन जहाँ सिंगल हाउस है, लाइक हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, यहाँ पे उस पर्सन को एमएलए होना पड़ता है जो सीएम बनता है। अगर नहीं है तो विद इन 6 मंथ ऑफ ओथ उनको कहीं इलेक्शन जितवा के सीएम बनाना पड़ेगा। जैसे वेस्ट बंगाल के केस में हुआ था, ममता बनर्जी खुद हार गई थी, ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी जीत गई थी, तो बाद में उन्हें दूसरी सीट से कॉन्टेस्ट करके और वहां से जितवाना पड़ा। तो ये पार्लियामेंट आप देखते हैं, लो कहाँ बन रहा है,
सेंटर की जब हम बात करें पार्लियामेंट, स्टेट का कहाँ बनना है, लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में जिसे हम विधानसभा। तो पार्लियामेंट के भी 3 पार्ट आप देखते हैं। पार्लियामेंट में आप क्या क्या देखते हैं, पार्लियामेंट में आप देखते हैं लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, और यहाँ आप देखते हैं राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, और थर्ड पार्ट पार्लियामेंट का होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा कोई लोकसभा में राज्यसभा में जाएगा तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं, तो यहाँ से वर्ड क्या आ जाएगा, एमपी, ठीक है। कोई लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा तो क्या मुझे एमपी बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, मेंबर है पार्लियामेंट का, मींस आइदर ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। सिमिलरली कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में जा रहा है तो मुझे क्या बोल सकते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो बेसिक सा डाउट सबका क्लियर हुआ, एमपी एमएलए में क्या फर्क है, क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो, अब ये आपको क्यों समझाया, क्योंकि अगर ये पता है तो फिर आपको पॉलिटी की न्यूज, ये करंट अफेयर समझ आएंगे, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्टी आपको इसमें होगी। अब एमपी का मीनिंग पता चल गया। अब जो लोकसभा वाले एमपी है इनके लिए हम लोग वोट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के एमपी का भी आपको बताता हूँ। सिमिलरली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके लिए भी हम लोग वोट करते हैं, ठीक है, इसके लिए भी वोट करते हैं हम, ठीक है। तो जो राज्यसभा में कैसे जा सकते हैं, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने कुछ नेम आएंगे, उनके ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी एमएलए वोट करेंगे और उस स्टेट से कुछ लोगों को कहाँ भेज देंगे, ये राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा का डायरेक्टली हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, और लोकसभा में डायरेक्टली हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट यहीं से बनती है तो लोकसभा मेजोरिटी में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी रहती है। सिमिलरली स्टेट में गवर्नमेंट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ भी हम लोग वोट करते हैं। तो ये बेसिक से पॉइंट समझ में आया। अब हरियाणा के लिए कोई कानून बनाना है तो कहाँ बनेगा, हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में बनेगा। कौन बनाएंगे, हरियाणा के एमएलए, एमएलए में कौन बनाएंगे, ज्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं उन्हीं के बिल पास होते हैं, कोई बिल लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो क्लियर होगा। गवर्नर अप्रूवल देंगे, सेंटर में जैसे प्रेसिडेंट भी अप्रूवल देंगे, लोकसभा राज्यसभा से क्लियर होगा ये बिल, ठीक है, बिल का हो, ड्राफ्ट का हो, ठीक है। अब बिल बन गया, मान लो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल बना दिया, अब से जो हेलमेट नहीं डालेगा उस पर लेट से, ठीक है, चलो हेलमेट इजी करते हैं, मास्क, जो मास्क नहीं डाल रहा उसको 500 रुपये फाइन है, ठीक है। 500 रुपया फाइन लेगा कौन, पुलिस, आईएएस आईपीएस। तो पुलिस क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव नहीं हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना लॉ को, ठीक है। और जुडिशरी क्या देखी, क्या ये लॉ ठीक है नहीं ठीक है। मान लो 500 रुपया फाइन रख देते, लोग मास्क नहीं डालते, जाते जाते पुलिस वाले कहते मास्क 500 रुपये ले लेंगे, चलो खत्म करो, ठीक है। कुछ लोग 10 रुपये उछाल देते, ले तुम ही ले रहे मास्क, ठीक है। तो ऐसे मजाक कर देते, और 5,000 रख देते तो भी ज्यादा है भाई, तो क्या करना, ठीक ठाक सा अमाउंट रखना था। अब जुडिशरी क्या करती है, जज करती है लोग को, और जुडिशरी में आपको 3 पॉइंट बताओ, जुडिशरी में आप क्या देखते हैं, सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखते हैं, स्टेट के लेवल पे हाईएस्ट हाई कोर्ट, इसके नीचे आप क्या देखते हैं, हाँ, लोकल कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इसमें आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये सारा पॉइंट आप देखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट लेवल पे दिल्ली में, हाई कोर्ट हर स्टेट में, या दो से ज्यादा स्टेट्यूटरी का कॉमन, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, चंडीगढ़ में। तो ये 3 टियर जुडिशरी आपने क्या देखा, 3 टियर, 3 लेवल्स में देखा। सिमिलरली फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी 3 टियर होती है। एक गवर्नमेंट कौन सा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट, और एक 1991 के बाद लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आती है, ठीक है, क्लियर है ये। तो इसी में देखा, सेंट्रल स्टेट के लिए इलेक्शन कौन करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और लोकल गवर्नमेंट के लिए, हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े। यस, भूमि, करीना, प्रीत, क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी, और देखो क्या पॉइंट है इलेक्शन से रिलेटेड जो आपको यहाँ समझने चाहिए। एक बेसिक सा पॉइंट आप और देख रहे हैं, ठीक है, इधर आप देखेंगे अभी इलेक्शन कितनी स्टेट में हुआ है, तो आप देख रहे हैं कौन कौन सी स्टेट, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं इलेक्शन, उत्तराखंड में आपने इलेक्शन देखा, मणिपुर में, गोवा में, ठीक है। इन सब में कौन सा पार्टी विनर है,
बीजेपी। ऑलरेडी बीजेपी थी इसमें और इन सब में जीत की है बीजेपी, ठीक है। और दूसरी तरफ पंजाब में आप देख रहे हैं कौन, आम आदमी पार्टी, ठीक है, पंजाब में है आम आदमी पार्टी। और कितनी असेंबली सीट है बताओ। अब उत्तर प्रदेश में आपने देखा कितना सीट है, 403, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60, गोवा में 40, पंजाब में 117, हरियाणा में अपने कितना सीट है, हरियाणा में 90 सीट्स, हरियाणा में है 90 सीट्स, ठीक है। तो ये बेसिक सा पॉइंट। अब कई पार्टी ने यहाँ कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन अभी 2 ही सीएम के नेम फाइनल अभी तक लग रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में फिर से रिपीट होंगे योगी आदित्यनाथ जी, और पंजाब से कौन, भगवंत मान, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर कॉमेडी और सिंगिंग से, ठीक है। और ये भी आप देखते हैं इनके बारे में कि ओवरऑल इनका एक शो था जुगनू के नेम से, 2 बार इनका शो आया था, वहां से ज्यादा पॉपुलर हुए थे, ठीक है। और ये इंडिया लाफ्टर चैलेंज में भी आए थे, कॉन्टेस्टेंट थे और जज थे सिद्धू, सिद्धू ने इनको बाहर कर दिया था, अभी इन्होंने सिद्धू को बाहर कर दिया, ठीक है। तो वो अलग पॉइंट है। और आपकी परफॉर्मेंस देखें आम आदमी पार्टी, इससे पहले सिर्फ दिल्ली में है आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में 3 बार आ चुके, 1 बार कांग्रेस के साथ आए थे, 2 बार वो अकेले आए हैं। और आम आदमी पार्टी 2014 की लोकसभा इलेक्शन में 4 ही सीट जीत पाई थी, चारों पंजाब में थी, ठीक है। इनको ये दिल्ली में भी नहीं जीत पाते जब लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग होती है, सिर्फ पंजाब में जीतते हैं, क्योंकि और पंजाब में यहाँ स्टेट इलेक्शन में भी आ गए। और 2019 में 1 ही सीट आई थी, ये भी पंजाब के संगरूर से थी, और ये भी किसकी थी, भगवंत मान की, ठीक है। तो ये 1 ही सीट, यहाँ 100 सीट पे लड़े थे और इंडिया में 1 ही सीट आई थी, 400 पे लड़े थे, 4 सीट आई थी। तो ये बेसिक सा पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखो आम आदमी पार्टी पंजाब में लड़ी, जीत गई, गोवा में लड़ी, सिर्फ 2 ही सीट आई आउट ऑफ 40, ठीक है। गोवा में आप देख रहे हैं 2 सीट्स आउट ऑफ 40, यूपी में 0 सीट्स आउट ऑफ 403, ठीक है। उत्तराखंड में 0 सीट आउट ऑफ 70, ठीक है। ऐसे ही टीएमसी बंगाल में है, तृणमूल कांग्रेस, और या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी इसको कह रहे हैं। जब हम इसकी बात करें तो ये पार्टी ने भी खुद को एक्सपेंड करने के लिए गोवा में लड़े, इनकी 0 सीट आई आउट ऑफ 40, मणिपुर में गए 0 सीट आई आउट ऑफ 60, शिवसेना भी गोवा में लड़ी, कोई सीट इनकी नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी एक्सटिंक्ट होने का गार पे है, सिर्फ 2 ही राज्यों में रह गई है, इंडेंजर्ड कह सकते हो, इंडेंजर्ड स्पीशीज में है अभी, ठीक है। ये सिर्फ अभी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आईएनसी सबसे पुरानी पार्टी इंडिया की, 1885 में बनी थी, एओ ह्यूम फाउंडर थे, आयरिश पर्सन, ठीक है, इंडियन फाउंडर नहीं थे। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, मे भी आपने पढ़ा हुआ इनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस में। एओ ह्यूम इस पार्टी के फाउंडर थे, ठीक है। तो ये पार्टी आप देख रहे हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी 2 ही स्टेट में है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो सबका समझ में आया कहाँ कौन कैसे, तो ये सारे पॉइंट आपने देखे। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट और है इलेक्शन से रिलेटेड, इन्हें भी एक बार देख लो। जैसे एक होता है ईवीएम, ईवीएम से अभी वोटिंग होती है, 1982 में फर्स्ट टाइम हुई थी नॉर्थ प्रव्यूर असेंबली केरल में। ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन। इससे पहले बूथ लूट और ये सब होता था, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आपको पता है इंडिया क्या है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इतने सारे वोट काउंट कैसे हो, महीना लग जाए विदाउट ईवीएम हम देखें तो ईवीएम से अभी आप देखते हैं। तो ईवीएम को बनाया इंडियन कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने बनाया है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, आजकल ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन भी अटैच है। वीवीपैट है वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, वीवीपैट वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट मशीन। अभी आप वोट देखिए, जैसे मैंने वोट किया ये 2019 का, आप देखो उससे पहले वाले इलेक्शन 14-17 में, 17 वो सॉरी 17 कह रहा हूँ, उससे पहले हरियाणा के असेंबली इलेक्शन देखो या 14 वाला इलेक्शन देखो, नहीं तो बाईपोल में भी आदमपुर में वोट किया था। तो उसमें हम देखते हैं आजकल वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल है, जाते हुए देखा हो, जिस पार्टी को आपने वोट किया उसका सिंबल शो कर रहा है, उसका नेम शो कर रहा है, और जहाँ किसी को डाउट हो गई यहाँ गड़बड़ है तो उसमें उन सब स्लिप का प्रिंट आउट भी ले लेते हैं, मैं गिन लो चाहे, ठीक है भाई, कितने वोट किसको है, सो दैट कोई ईवीएम के ऊपर ये एलिगेशन मत लगाए। तो आजकल क्या है, वीवीपैट मशीन भी है। और एक पोस्टल बैलेट होता है। पोस्टल बैलेट क्या होता है, जब गवर्नमेंट सर्विस की हम बात करें, ठीक है,
जैसे किसी पर्सन कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहा है, लेकिन मान लो कोई हमने कहा कि जैसे सोल्जर है, अब उन सोल्जर की पोस्टिंग लेट से जम्मू कश्मीर में है, तो वो कैसे वोटिंग करें उस दिन, तो वो वहीं से अपना वोट ऐसे समझा जाता है बाय पोस्ट कर रहे हैं, मतलब वो कागज के ऊपर मोहर मार देंगे और वो पोस्टल नेटवर्क से पहुंच जाएगा वोटिंग वाले दिन से पहले यहाँ तक। तो वोटिंग वाले दिन पहले ये सब वोट गिनेंगे, इसको कहते हैं पोस्टल वोट। ठीक है, क्लियर है ये। और बाई इलेक्शन होता है अगर पोजीशन वैकेंट होगी है, ठीक है, इस पॉइंट को भी आप देख लें, अगर पोजीशन होगी है वैकेंट किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वैकेंट कैसे हो सकती है, जो हम कहीं रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डेथ हो गई है, उसने रिजाइन कर दी है, तो उस केस में दोबारा इलेक्शन होते हैं जब तक वहां कोई इलेक्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसी चीज को क्या कह रहे हैं, पोजीशन वैकेंट होना, तो इसको क्या कह रहे हैं, बाय इलेक्शन। ठीक है, बाय इलेक्शन। और ये अभी आपको बताया था सी सी ईसी कौन है। ठीक है, ये भी हमने देख लिए थे। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, पोस्टल बैलेट, बाय इलेक्शन, ईवीएम, वीवीपैट, सबका मीनिंग समझ में आ गया। वोटिंग हम करते हैं एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, दो एक्ट के नेम आप लिख सकते हैं जिसमें सारा पॉइंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951। एंड 1951। तो सेकंड पॉइंट आप इस पे देखेंगे, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951। एक होता है इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल का मीनिंग ऑल दोज हु आर वोटिंग, उन सब का नेम इस लिस्ट में है या नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्टोरल रोल। ठीक है, तो इलेक्टोरल रोल का पॉइंट होता है। तो ये सारे पॉइंट है इलेक्शन से रिलेटेड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी आपको बता दिया, ROPA भी इसको कह रहे हैं शॉर्ट में। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये। अब आराम से हम न्यूज देख लेते हैं इलेक्शन को लेकर क्या न्यूज थी। तो पहली न्यूज है योगी आपका राज। समझ में आ गया भाई, योगी से बीजेपी आ गई है यूपी में, उत्तराखंड में, मणिपुर, गोवा, और आम आदमी पार्टी का कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऐसे किसी ने बना दिया, MY सरकार इन 4 स्टेट, यानी मोदी योगी गवर्नमेंट इन 4 स्टेट, आपकी इन 1 स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट फिर किसी ने ये सब हेडलाइन बना दी हिंदी में, भाजपा का चौका आपको पंजाब में मौका। ठीक है, ये सब, तो ये इस तरह की हेडलाइन वगैरह ये सब बना देते हैं। और यहाँ पे फिर ये किसी ने कह दिया ईवीएम के ऊपर नाम मत लगाना, एज ऑलवेज आई विल बी ब्लेम। अब नहीं लगा सकते, पंजाब में अलग वो है। ठीक है, ऐसे जोड़े भाई, जब भी हारो उसी के ऊपर नाम लगा दो, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर इस पे काफी सारे जोक बने, जैसे कांग्रेस में किसने बना दिया था, बहती आवाज था वो, उड़ती पतंग कहाँ गया उसे ढूंढो, गायब हो गए हैं लोग। ठीक है, फिर किसी ने बना दिया, चलो एक बात खत्म हुई, दिल्ली में पहले हमेशा हरियाणा पंजाब पे दिल्ली की आप गवर्नमेंट नाम लगा देते हैं, लोग धुआं फैलाते हैं और पोल्यूशन करते हैं। कोई इनसे पूछे आज भी दिल्ली में पोल्यूशन जाता है, अब ना पराली है ना दिवाली है, फिर क्यों दिल्ली काली है? ठीक है, पूछ सकते हैं इनसे, लेकिन दिल्ली तो फिर भी काली है, तो पूछे अब क्या हो गया। तो कहने का मीनिंग, अब पंजाब पे तो नाम लगाएंगे नहीं, सेम पार्टी गवर्नमेंट आगे हरियाणा में ठीकरा फोड़ेंगे, उसी चीज का पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। फिर इसके अलावा एक गाना इस पे भी बना था, जो राम को लाए थे राम जी उनको ले आए, वही सब पॉइंट। और फिर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बड़ी सड़क दुर्घटना, तेज रफ्तार से आती साइकिल यानी समाजवादी पार्टी को ये बीजेपी के बुलडोजर ने रौंदा। तो वही सब पॉइंट, कहने का मतलब समझना है, जैसे समझो किसी ने ये भी जोक बना दिया था, मोंक वॉन इन यूपी एंड ओल्ड मोंक वॉन इन पंजाब। ठीक है, क्योंकि जो भगवंत मान है इनको किस चीज के लिए, एक तो कॉमेडियन, ठीक है, दूसरा इनको याद रखते हैं ये ड्रिंक करके पहले भी पार्लियामेंट में और इस तरह के काम, तो इसी वजह से इनके साथ क्या दिखा दिया, ओल्ड मोंक। तो ये सारे पॉइंट। फिर इसके अलावा आप एक और कॉमेडियन की बात करते हैं, ये भी पहले कॉमेडियन और मूवी में काम कर रहे थे, कौन, ये है यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। ठीक है, अब ये जेलेंस्की को अब अकल आई है, कह रहे हैं कि हम नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, ये बात पहले कह था, तो फिर अटैक भी ना होता, इतने लोगों को फेस भी नहीं करनी पड़ती, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, सारे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर दिया, और अब ये बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है जब जोकर्स को बनाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देख लिया, कॉमेडियन को बनाओगे तो क्या एक्सपेक्ट करोगे, ये ऐसा ही है, इंडिया में कोई नायक मूवी देखे और बोले अनिल कपूर को PM बना देते, अरे वो एक्टर है, उसने काम कर दिया। पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक्सपीरियंस,
ठीक है। भगवंत मान का चलो ये ठीक है, वो 2 बार इलेक्शन में जीतते हैं, सीधे सीधे बना देते हैं, फिर भी गड़बड़ थी, स्टिल लोग कमेंट करते हैं किसी और ज्यादा पढ़े लिखे या और एक्सपीरियंस पर्सन करना था, बट देखेंगे उसमें क्या। तो अभी ये तो जेलेंस्की का हाल है। यूक्रेन, यूक्रेन के बारे में पिछले क्लासेस में आपको बताया था। यूक्रेन की कैपिटल क्या, कैपिटल क्या बताई थी इनकी कि, ठीक है सबको याद होगा ये सारा पॉइंट। ये तो यहाँ से आपको कहा था कीवी से याद रख लो इनकी कैपिटल क्या है, ठीक है। कि ये सारा पॉइंट आपको यहाँ बताया था, यहाँ से देख ही लो ये, ठीक है, पिछली क्लास में जो बताया था। ये लास्ट वीक जब क्लास हुई थी, याद करना भी इजी है उससे, एक साथ कहा था भाई, ट्रिक की फॉर्म में ऐसे देख सकते हो, ठीक है। कहाँ लिख दिया था इसको, मैं कहीं तो लिखा था ये, अच्छा लास्ट टू लास्ट क्लास में था। एनीवे सबको याद तो है ना क्या पॉइंट था और किस वे से था, ठीक है। उसमें ये बताया था यूक्रेन का ये कैपिटल की, ठीक है, और इनको कैसे याद रखना है जेलेंस्की को। वही लोदोमिर व्लादिमीर पुतिन इनसे जल गई, तो उससे हमने क्या याद कर लिया था, जेलेंस्की, ठीक है। उससे हमने जेलेंस्की के बारे में याद कर लिया था। और फिर तीसरा हमने क्या याद किया था, यहाँ की जो करेंसी है उसके बारे में कर लिया था। करेंसी में आप क्या पॉइंट देख रहे थे, हाँ हरियाणवी, या वो वाले पॉइंट से याद कर लिया था। तो मेन पॉइंट है किसी पॉइंट से याद हो, ठीक है। असली पॉइंट है कि याद रहना चाहिए, तो ये सारा पॉइंट हमने देखा था इधर, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है ये, यहाँ अगर शो करता तो आपको दिखाई देता है पॉइंट, ठीक है। नहीं इसमें गिवन नहीं है, एनीवे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके बाद फिर आप देख रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स को सुमी से भी अब निकाल लिए लास्ट पॉइंट जो है। इससे पहले आपने कीव से, खारकीव से, सुमी से, ठीक है, आपने देखा इंडियन फ्लैग लेके सब स्टूडेंट और इंडिया के मिनिस्टर्स वहां गए, ठीक है। इन लोगों को इवैक्यूएशन प्रोसेस किया, पूरा ऑपरेशन गंगा चलाया, ठीक है। इससे पहले आपको बताया था पिछले साल एक ऑपरेशन लाया था अफगानिस्तान में, ऑपरेशन देवी शक्ति, 2020 में जाता था वंदे भारत मिशन एंड समुद्र सेतु, ठीक है। तो ये सब इवैक्यूएशन प्रोग्राम के बारे में लास्ट क्लास में करवाया था। अब 2 साल के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट रिज्यूम होगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर। क्योंकि ये पूरी फ्लाइट जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, तो स्टूडेंट को लाने के लिए सरकार ने फ्लाइट चलाई नहीं, चल जा रही है, ठीक है। अभी तो कोविड के टाइम में तो सब बंद थी फ्लाइट्स, ठीक है। अब दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर, इंटरनेशनल फ्लाइट विल रिज्यूम ऑन March 27। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैसे बताओ, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट आगे बढ़े, और फिर आप देख रहे हो अब कुछ एक न्यूज देखते हैं। राजस्थान बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म, नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म, ठीक है। अब ये शुरू किए, लिख लो, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाली जब भी न्यूज आती है इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म। राजस्थान के सभी 33 डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में जैसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 22, पंजाब में 22 है, लेकिन अभी मलेरकोटला अनाउंस किया था 23, ठीक है, उसको जोड़ेंगे 23, अदरवाइज वहां भी 22। यहाँ राजस्थान के सभी 33 डिस्ट्रिक्ट में क्या, नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस डन। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट टिकटिंग सॉल्यूशन गेट लॉन्च एट पुणे मेट्रो, ठीक है। पुणे मेट्रो के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो पुणे मेट्रो का पॉइंट आपको ये बताओ कि ये लेटेस्ट मेट्रो है जो शुरू हुई है। ये इंडिया की 19 सिटी बन गई है पुणे, जहाँ मेट्रो शुरू हुई है। अगर हम अभी देखें 19 सिटीज में मेट्रो है, अभी मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। 2014 में जस्ट 5 सिटीज में मेट्रो थी, ठीक है। हर साल हम एवरेज 2 सिटी ऐड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का टारगेट है टिल 2025 25 सिटीज में मेट्रो, ठीक है। टारगेट है 2025 तक 25 सिटीज में हो मेट्रो, ठीक है। ये बेसिक सा पॉइंट। अब पुणे के ऊपर कुछ एक पॉइंट और हैं जो आप फॉलो अप कर सकते हैं। ये मैं आपको लिंक के साथ शो कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप फॉलो अप करते चलेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। पुणे मेट्रो पे करते हैं पॉइंट। पुणे मेट्रो मेड इन इंडिया
कंट्रीज लाइटेस्ट, हियर आर सम ऑफ इट्स यूनिक फीचर्स। ठीक है, एक तो ये आप देख रहे हैं लाइटेस्ट मेट्रो है पुणे मेट्रो, मेड इन इंडिया। लाइटेस्ट इसलिए कह रही है 6.5% लाइटर देन कन्वेंशनल स्टेनलेस स्टील कोचेस। मेड इन इंडिया, 70% इक्विपमेंट्स इसके इंडिजीनियस है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूफटॉप ग्रिड सोलर एनर्जी। ठीक है, इसमें ग्रीन एनर्जी भी साथ साथ कर रहे हैं, यानी उन्हीं मेट्रो स्टेशन के सोलर पैनल एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये सारा पॉइंट भी आप देख रहे हो, देख लिया है पॉइंट। ठीक है, ये बेसिक से पॉइंट आपने देखे। फिर आप देख रहे हैं एक पुणे कार्ड, इसको कह रहे हैं एनसीएमसी, ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये सबसे पहले अहमदाबाद मेट्रो में चलाया था, फिर लास्ट टू लास्ट ईयर दिल्ली मेट्रो में चलाया था। यहाँ एक ही कार्ड को आप यूज कर पाओगे मेट्रो में, बसेस में, फीडर्स में, पार्किंग में, यूटिलिटी में, और इवन रिटेल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, सब जगह। मेट्रो का कार्ड अलग से भी नहीं लेना पड़ेगा, टोकन भी लेने पड़ेंगे, उस कार्ड के अंदर एम्बेडेड होगा सब कुछ। ठीक है, उस कार्ड को क्या कह रहे हैं, एनसीएमसी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनसीएमसी, या एक पुणे कार्ड यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया पॉइंट। तो आपने क्या क्या पॉइंट इधर देखे, इनसे रिलेटेड आपने पॉइंट देखा। एक तो ये क्या है, लाइटेस्ट मेट्रो सिस्टम है। ठीक है, लाइटेस्ट मेट्रो है एक, आपने क्या देखा, लाइटेस्ट मेट्रो। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, इंडिजीनियस, मेड इन इंडिया। तीसरा ग्रीन एनर्जी वाला पॉइंट है, आपको विजिबल ही है, इंटीग्रेशन रूफटॉप। फोर्थ एनसीएमसी कार्ड। ठीक है, फिर ग्रीन एनर्जी वाला पॉइंट है। फोर्थ आप देख रहे हैं एनसीएमसी कार्ड। ठीक है, फिर स्पेस सेविंग अंडरग्राउंड स्टेशन। ठीक है, स्पेस सेविंग अंडरग्राउंड स्टेशन, पार्किंग को लेकर भी बेटर। तो ये सारी डेवलपमेंट है लेटेस्ट मेट्रो चीज पुणे मेट्रो। खुद पीएम ने इसका जब इनॉग्रेशन किया, खुद क्यू में लगे, और इसके लिए आप देख रहे हैं कि टिकट ली और फिर इसमें ट्रैवल किया, आप लोगों से मिले, खुद प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने इसमें ट्रैवल किया। क्लियर है, आगे बढ़े, यस, कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा फिर कुछ है इसमें, जीरो एफ्लुएंट डिस्चार्ज, नो ट्री कटिंग पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आप इससे रिलेटेड देख रहे हैं। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़े, क्लियर है ये। नेक्स्ट पॉइंट अभी क्या देखेंगे, देखो पुणे मेट्रो के बारे में हमने देख लिया, और इससे पहले तुमने क्या देखा था, ये राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस नाइट स्काई टूरिज्म। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट न्यूज, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर हंसा कंप्लीट सी लेवल ट्रायल। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर, इसका नेम है हंसा एनजी। ठीक है, हंसा एनजी, इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है CSIR और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलोर, इन्होंने इसको डिजाइन और डेवलप किया। ठीक है, फ्लाइंग ट्रेनर को। और कहां से इसके टेस्टिंग, ये पुडुचेरी, पुडुचेरी किधर, पुडुचेरी किधर है, देखो वेस्ट पुडुचेरी 3 प्लेसेस पे है। ठीक है, आप इसको देखते हैं पौंडीचेरी प्रदेश कहते हैं, पुडुचेरी ये फ्रेंच टेरिटरी था। ठीक है, ये 54 से पहले, और करेक्टली देखिए 16 से पहले। ठीक है, तो ये पुडुचेरी को जो आप देखते हैं, ये तमिलनाडु में भी पुडुचेरी, केरल में भी है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इसका आंध्रा में भी आएगा। तो काफी सारी इसमें कई सारी टेरिटरीज है, यनम, माही, करेगाले और खुद पुडुचेरी। ठीक है, इसकी काफी सारी टेरिटरीज है। क्लियर है ये। ठीक है, तो ये हंसा के बारे में आप देख रहे हैं। आपको कुछ बेसिक से पॉइंट बताओ, अपने इधर एक कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया हुआ है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, HAL कंपनी क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने बनाया हुआ है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, एक है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिसाइल बनाता है और अदर वेपन्स बनाते हैं। ठीक है, मिसाइल और वेपन्स बनाते हैं DRDO। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर देखो। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, सो दैट थोड़ा इजी हो जाए आप लोगों के लिए। यहाँ लिखो, एक तो आपको बताया HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और एक आप देख रहे हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। HAL क्या बना रहा है? HAL में आपको बताया एक ही नाम है, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, और इसके अलावा एरोप्लेन्स, ठीक है, DRDO मिसाइल्स एंड अदर वेपन्स, ठीक है, ये DRDO बनाता है, मिसाइल एंड अदर वेपन्स, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? लिख लिया है सबने, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखो आप क्या देख रहे हैं, तो इसके और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है? राजनाथ सिंह, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, केरल रोल आउट वुमेन ओनली बजट टूरिज्म पैकेज। वुमेन ओनली बजट टूरिज्म पैकेज की हम बात कर रहे हैं, वुमेन ओनली बजट टूरिज्म पैकेज, जिसको किसने रोल आउट किया है? केरल गवर्नमेंट ने। अभी इंटरनेशनल वुमेन डे था मार्च 8 को, इंटरनेशनल वुमेन डे। हरियाणा ने भी इस दिन बजट प्रेजेंट किया और वुमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव काफी सारे दिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे मार्च 8, और आप इस दिन देख रहे हैं वुमेन ट्रैवल वीक 8 मार्च से 13 मार्च तक किसने शुरू किया? केरल ने, ठीक है। तो बताओ, केरल रोल आउट ओनली बजट, ये वुमेन बजट टूरिज्म, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये। नेक्स्ट, फिर आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र NW2 गेट कनेक्टेड विद गंगा NW1, ठीक है, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल। इसका क्या मीनिंग है? देखो, रोड के लिए हम देखते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, NHSH, ठीक है, NH के लिए जैसे NHAI बॉडी भी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट हाईवे स्टेट गवर्नमेंट बनवा रही है। वोटर के लिए है NWW नेशनल वोटरवे, या सिंपल NW नेशनल वोटरवे, ठीक है। तो इसको दोनों वे से लिख सकते हैं। अब गंगा वाला है नेशनल वोटरवे 1 और ब्रह्मपुत्र वाला है नेशनल वोटरवे 2, ठीक है। अब गंगा वाला नेशनल वोटरवे कहाँ होगा? जिन स्टेट से गंगा जा रही है, गंगा का आप देखें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल और आगे बांग्लादेश चली जाती है। ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्र का है वो आपको पता है असम और ये सब, ठीक है, अरुणाचल, असम, ये सारा रीजन, और लास्ट में भी बांग्लादेश जाती है। तो इसके लिए बनाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, ठीक है, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट बनाया है इसके लिए। क्लियर है सबको? ठीक है। जब आप वाटरवेज की बात करेंगे ना, इसमें 2 पॉइंट बताओ, एक होते हैं इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड, इनलैंड मतलब रिवर्स पे विद इन द कंट्री, और एक आप देख रहे हैं जो इनलैंड के अलावा, लाइक हम देखें सी की यूसेज करें, अगर इंडिया का कोस्टल बाउंड्री है 7500 किलोमीटर, ठीक है, तो इनलैंड कह सकते हो, और एक आप कह सकते हो भाई इनलैंड के अलावा लाइक सी वगैरह के लिए, ये किसके लिए आप देखते हैं? इनलैंड रिवर्स के लिए, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये। अभी 111 वाटरवेज है इंडिया में, पहले 6 वाटरवे अनाउंस किए थे, नेशनल वाटरवे 1 2 3 4 5 6, बाद में 105 और ऐड हुए, तो टोटल वाटरवे है 111 अभी, ठीक है, 111 वाटरवेज हैं अभी, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु गेट इंडिया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क। इंडिया का पहला फर्नीचर पार्क तमिलनाडु के टूथुकुडी से ओपन हुआ है, टूथुकुडी, ठीक है, इसको लिखेंगे टूथुकुडी, तमिलनाडु से इंडिया का पहला फर्नीचर पार्क, ठीक है। ये 1150 एकड़ में है, आउटले है 1000 एकड़, ठीक है। तमिलनाडु के CM कौन है बताओ? तमिलनाडु CM MK स्टालिन, ठीक है, तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन, कौन सी पार्टी से? DMK पार्टी है। यस, नेक्स्ट, अब हम इसमें लिखते हैं तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के गवर्नर है RN रवि। तमिलनाडु का कैपिटल, ठीक है, चेन्नई। यहाँ का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम,
भारत नाट्यम, ठीक है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस आप देख रहे हैं, भारतनाट्यम, ठीक है। ये सब डिटेल भी आपको बताओ। सीएम अभी आपने लिखा एम के स्टालिन, ठीक है। कोई डाउट इधर? यस। साउथ में आप देखते हैं 4 मेजर जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल तमिलनाडु से, कन्नड़ा कर्नाटका, ठीक है। तेलुगु आप देखते हैं आंध्र एंड तेलंगाना, मलयालम केरल, टीटीकेएम कहते हैं शॉर्ट में। ये लैंग्वेजेस आप देख रहे हैं साउथ से। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एक्सरसाइज, स्लीनेक्स। इंडिया और श्रीलंका में मैरीटाइम का मतलब नवल एक्सरसाइज, नेवी वाली एक्सरसाइज। तो इसको लिख लो, ये कहाँ से हुआ है? 9th एडिशन इस एक्सरसाइज का हुआ है, और ये एक्सरसाइज हुई है विशाखापट्टनम से, ठीक है, विशाखापट्टनम से। अब कई एक्सरसाइज हो रहे हैं इसमें, फिर ये सब भी लिखना, पहले इसको लिख लो। यस, डन। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एक्सरसाइज हुई है, तो फिर बाकी एक्सरसाइज भी लिख लेना पहले इसको। ठीक है। अब देखो बाकी एक्सरसाइज जो है, ये आपको शो कर देते हैं, ये सब एक्सरसाइज भी, ठीक है। ये देखो इधर, ये नवल एक्सरसाइज नेवी वाली। इंदिरा एक्सरसाइज कैसे याद रखना है? IND से इंडिया, RA से रशिया, ठीक है। नेक्स्ट वरुणा एक्सरसाइज, इंडिया एंड फ्रांस। स्लीनेक्स, SL से श्रीलंका, IN से इंडिया, ठीक है। स्लीनेक्स एक्सरसाइज, SL से आप देख रहे हैं श्रीलंका, IN से इंडिया, ठीक है। IN से इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट सिम्बैक्स, इंडिया एंड सिंगापुर, यानी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, कोंकण इंडिया UK, ठीक है। कोरपेट तो काफी कंट्री के साथ होता है, मतलब कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग, कोरपेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। और इसके अलावा फिर आप लिखेंगे सिटमैट, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। नेक्स्ट ओस इंडेक्स, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, AUS से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। AUS से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, IN से इंडिया, ठीक है। तो ये सब इस तरह से याद कर सकते हो। श्रीलंका SLC, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया AUSC, ऑस्ट्रेलिया। DEX मतलब डिफेंस एक्सरसाइज, यहाँ S से सिंगापुर हो जाएगा, I से इंडिया है, T से थाईलैंड है, ठीक है। फिर थाईलैंड और सिंगापुर के साथ मालाबार, इंडिया जापान USA। आजकल तो फोर्थ कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एक और कंट्री, हाँ, ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व होता है। जब ऑस्ट्रेलिया इसमें इन्वॉल्व होता है, ये चारों कंट्री जब आती है, इस ग्रुप को कहते हैं क्वेड, क्वेड ग्रुप बोलते हैं इसको, क्वेड, ठीक है। चाइना के अगेंस्ट ये ग्रुपिंग है, US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ठीक है। क्लियर है ये? यहाँ सिम्बैक्स में S से सिंगापुर हो गया, I से इंडिया, M से मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। ये सब डिफेंस एक्सरसाइज लिख ली, आइडिया लगा किस तरह से, ठीक है। लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट इसमें नहीं पता आपको लिख लेंगे।
ये सब एक्सरसाइज लिख लेना, इंदिरा, वरुणा, स्लीनेक्स। सहयोग की जरूरत नहीं, समुद्र शक्ति भी चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस, डन। ठीक है, फिर कुछ एक आर्मी की एक्सरसाइज है। नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया। अब ये नेबर्स के साथ, जैसे सूर्य किरण किसके साथ, नेपाल के साथ। संप्रीति किसके साथ, बांग्लादेश। हैंड इन हैंड किसके साथ, चाइना के साथ। ठीक है, इंद्रावती बताई थी रशिया। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, ये डिफेंस वाली है। और जो हमने अभी देखी थी वो कौन सी है, मैरीटाइम। ठीक है, जो स्लीनेक्स देखी थी। पोज आईएनडी, के जेड से कजाकिस्तान, आईएनडी से इंडिया। धर्मा गार्डियन जापान। यूक्वेरियन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ये मालदीव के साथ। ठीक है, इंदिरा भी बताई थी, इंडिया रशिया। ठीक है, यही सब एक्सरसाइज आप यहाँ देख रहे हैं। इम्बैक्स मतलब इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज। विनबैक्स वियतनाम इंडिया, ये आप कहेंगे बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, ये सब पॉइंट है। क्लियर है, लिख लिया। ठीक है, क्विकली लिख लेंगे। युद्ध अभ्यास यूएस के साथ, वज्र प्रहार यूएस के साथ। डन। ठीक है, आगे बढ़े इधर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे। देखो इधर, यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे। अब देखो, आरबीआई ने लॉन्च किया यूपीआई सर्विसेज 123 पे। 123 पे का क्या मीनिंग है, 40 करोड़ मोबाइल फोन यूजर कैन नाउ एक्सेस द यूपीआई। ठीक है, यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको बनाया एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। एनपीसीआई ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या, यूपीआई। उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके ऐप भी बनाई भीम। फिर कुछ और कंपनी है जो जिन्होंने ऐप बनाई है, जैसे फोन पे है। ठीक है, गूगल पे है, ये सब। तो ये यूपीआई कह रहे हैं, इन सब के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ऐप चाहिए। पर विदाउट इंटरनेट कनेक्शन हम देखें तो ये बनाया है, फीचर फोन के लिए बनाया यूपीआई। यूपीआई 123 पे। इसमें क्या क्या फीचर होंगे, कॉलिंग एंड आईवीआर, ऐप फंक्शनैलिटी, मिस कॉल बेस अप्रोच, प्रोक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट। ठीक है, ये सब नाम लिख लो, ये सारे फीचर होंगे यूपीआई 123 पे। ठीक है, ये सब फीचर होंगे यूपीआई 123 पे। ठीक है, लिख लिया ये। आगे बढ़े, कोई इसमें डाउट है तो बताओ। ठीक है, इसका भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लेता हूँ, यहाँ से आप देखते चलो।
देखो व्हाट इज 123 पे, ठीक है, एंड हाउ कैन यू यूज इट टू मेक यूपीआई पेमेंट विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। तो इसमें आप देख रहे हैं यूपीआई 123 पे, ये फीचर फोन अभी जैसे पिक में आपको दिखाया था कीपैड वाला फोन, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं फीचर फोन, ठीक है। ये फीचर फोन के लिए आप देख रहे हैं, और इसमें क्या पॉइंट रहेगा इधर आप देखो, the new feature will work on simply phone and it also does not require an internet connection as explained during the 123 page, three-step method to initiate and execute UPI transaction for user. The feature will allow user to make transaction through 4 different ways, ठीक है। ये ways अभी मैंने आपको कहा था, नोट डाउन कर लो। कॉलिंग एन आईवीआर, ठीक है, यूजिंग ऐप फंक्शनैलिटी इन फीचर फोन, कोई सॉफ्टवेयर होगा इसके लिए, या सेकंड होगा कॉलिंग एन आईवीआर, थर्ड प्रोक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट, फोर्थ थ्रू अ मिस कॉल फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये सब आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, और इसके अलावा सॉरी, एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और एक हेल्पलाइन भी बढ़ती है, मतलब कैसे इसको विजिट कर सकते हैं बाय वेबसाइट, और एक आप देख रहे हैं बाय फोन नंबर, ठीक है। क्लियर है ये हेल्पलाइन, इस पे आपको शो कर देती हूँ, यहाँ से नोट डाउन। ये देखो इसको नोट डाउन कर, ठीक है। एक हेल्पलाइन भी यहाँ इंट्रोड्यूस की है, किसके लिए, फॉर कस्टमर डिजिटल पेमेंट क्वेरीज, ठीक है। इसका नाम है डीजी साथी। यस रिटर्न, ठीक है। अब आरबीआई के दो और इनिशिएटिव थे, एक आप देख रहे हो रिटेल डायरेक्ट स्कीम, और सेकंड इंटीग्रेटेड ओवरस्मैन। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। और एक था इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन एक ऐसा, आप कह रहे हैं अथॉरिटी है, ऑफिसर है, जहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं लोकपाल। तो पहले 3 ओम्बड्समैन थे, बैंकिंग, एनबीएफसी और डिजिटल, तीनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है ये दो तो इनिशिएटिव हो जाएंगे, ये दो तो इनिशिएटिव हो जाएंगे, और इनिशिएटिव आरबीआई से रिलेटेड। और ये डिजिटल पेमेंट का हेल्पलाइन काम कैसे करेगा, वेबसाइट पे इन्फो दी है और ये फोन नंबर दिए है, ठीक है। वेबसाइट इंग्लिश और हिंदी दोनों में हेल्प करेगी, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है सबको, ठीक है। बाकी इसके अलावा इसमें कोई कंटेंट है तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो इसमें ये सिर्फ पॉइंट बताए कैसे काम करेगा यूपीआई 123 पे। तो इसमें इन्होंने क्या है, डायल दिस नंबर, सिलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, टैप ऑन द वन की योर फोन ट्रांसफर मनी, select the bank paired with it,
ठीक है, कंफर्म डिटेल, एंटर मोबाइल, कंफर्म और एंटर यूपीआई एट लास्ट। ठीक है, तो ये सब बताया हुआ है कैसे ये काम करेगा यूपीआई 1 2 3। ठीक है, आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट अब देखो बाकी की अपडेट्स क्या है। एक अपडेट आप देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आईआईटी रुड़की गेट्स पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा। आईआईटी रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा को आप कह रहे हैं इंस्टॉल की है। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल की है? आईआईटी रुड़की। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की। ठीक है, लिख लिया है कोई? इस सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किया सी डैक ने, डिजाइन बाय सी डैक अंडर फेज 2 ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के फेज 2 से सी डैक ने इसको डिजाइन किया। यस, बड़े आगे। ठीक है, क्लियर है सबको? भूमि, करीना, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया फर्स्ट 100% वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क, ये ओपन हुआ है हैदराबाद से। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना से, हैदराबाद तेलंगाना। और तेलंगाना से इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वियर मलना सागर भी बने। ठीक है, ये भी पता हो, तेलंगाना से इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वियर मलना सागर। ठीक है, मलना सागर। तेलंगाना के बारे में वैसे आपको पता हो, तेलंगाना इंडिया का यंगेस्ट स्टेट है। ठीक है, इंडिया का यंगेस्ट स्टेट, ये मतलब वन ऑफ द यंगेस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो यूटीज है। ठीक है, तो जब आप स्टेट वाइज देखें तो वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? तेलंगाना के बारे में जब हम स्टैटिक लिखे, क्या कैपिटल है? हैदराबाद। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का अमरावती। ठीक है, और तेलंगाना के बारे में बाकी पॉइंट हम लिखें, लाइक तेलंगाना गवर्नर। ठीक है, तेलंगाना गवर्नर, और आप लिखेंगे तेलंगाना चीफ मिनिस्टर। ठीक है, के चंद्रशेखर राव है चीफ, ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर, तेलंगाना से गवर्नर है तमिल साई सुंदरी राजन। तमिल साई सुंदरी राजन, तमिल साई सुंदरी राजन। ठीक है, तमिल साई सुंदरा राजन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट आप देख रहे हैं तेलंगाना से। आगे बढ़े। यस, अब ये पहला वुमेन ऑन इंडस्ट्रियल पार्क जो है, इसको शुरू किए फ्रिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ ने। ठीक है, हैदराबाद से 50 एकर्स में। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया टॉप मेडलिस्ट इन आईएसएसएफ, इंटरनेशनल जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इसमें इंडिया ने टॉप के मेडलिस्ट में। और ये आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 कायरो इजिप्ट से हो रहा है, कायरो इजिप्ट से। ठीक है, और इसमें राही शर्नोबट, ईशा सिंह और रितम सांगवान ने 25 मीटर पिस्टल टीम में गोल्ड ली है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप देख रहे हैं। आपको ये पता हो ये इवेंट कहाँ से हुए? आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप इवेंट कायरो से। कायरो कहाँ? इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल अफ्रीका के नॉर्थ में आप देखते हैं, अफ्रीका के नॉर्थ में ये इजिप्ट कंट्री है, जहाँ नाइल रिवर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये? नेक्स्ट, ये तो पॉइंट हम लोग ई श्रम पोर्टल रजिस्टर्ड 25 करोड़
अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। अब इसमें तुम देखो क्या पॉइंट समझ सकते हो। बेसिक सा पॉइंट आपने ये देखना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इसमें, ठीक है। आपने ये तो देख लिया ई श्रम पोर्टल पे। बजट 2022 में एक पॉइंट आया था इंटरलिंकेज ऑफ पोर्टल, वो भी याद रखना, इंटर लिंकेज ऑफ पोर्टल्स और एमएसएमई। वहां 4 पोर्टल्स की बात हुई थी एमएसएमई के लिए इंटरलिंकेज की। तो ये 2 पोर्टल तो उसी से रिलेटेड आप देख रहे हैं, ठीक है। वहां 4 पोर्टल की बात थी इंटरलिंकेज में। इसमें थे ई श्रम, ई श्रम श्रमिक वर्ग के लिए है, ये लेबर्स के लिए। ई श्रम के अलावा एनसीएस नेशनल कैरियर सर्विसेज, ठीक है। एनसीएस पोर्टल, पोर्टल मतलब एजुकेशन वेबसाइट। और फिर आप देख रहे थे असीम पोर्टल, असीम, असीम पोर्टल, ठीक है। और एक आप देख रहे थे उद्यम पोर्टल, उद्यम, उद्यम पोर्टल। सबका अपना पॉइंट था। ई श्रम है लेबर्स के लिए, ठीक है। एनसीएस है जैसे कोई थोड़ा बहुत ये पढ़ा हुआ ग्रेजुएट वगैरह है या पोस्ट ग्रेजुएट, उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो एनसीएस पे जाएगा। ई श्रम है जो ज्यादा पढ़े नहीं अभी लेबर क्लास है उनके लिए। और असीम पोर्टल है जो जिन्होंने कुछ कोर्स किया हो, कोई स्किल है, तो वहां ये अपनी डिटेल डालेंगे। उद्यम पोर्टल है एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सब डिटेल मैंने आपको बजट 2022 पढ़ाते हुए बताई थी, ठीक है, उसमें भी है। अभी याद रखना है 4 इंटरलिंक करने थे। यहाँ पे अभी पहला पॉइंट किसका बोला है, नेशनल कैरियर सर्विसेज और उद्यम का बोला है। उद्यम में 25 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को लिंक कर दिया है, ठीक है। और ये उमंग मोबाइल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज के लिए, ठीक है। फुल फॉर्म है उमंग का यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। उमंग का फुल फॉर्म लिख लेंगे। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड, इसमें गवर्नमेंट की आपको सारी सर्विसेज मिलेगी एक ऐप में, उमंग की ऐप में। मैंने खुद ही इंस्टॉल किया हुआ है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। ये आएगा उमंग में। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़े। उमंग ऐप में गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज है। डीएल के लिए अप्लाई करना है यहाँ से कर सकते हो। एनसीईआरटी की बुक के लिए ई पाठशाला ऐप है, वो भी इसमें इंटरलिंक भी है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो किसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है यहाँ से कर सकते हो। और आप देखें भाई जितने भी और इनिशिएटिव है, मेजोरिटी इनिशिएटिव इसी में है, सिंगल ऐप में सब कुछ। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे कमीशन फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। बजट 22 में बताया था 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे, यानी एक ही पॉइंट पे ये सब जो असेंबलिंग, री ब्रांडेड, ठीक है, प्रोडक्ट की लेबलिंग, ये सारे पॉइंट जो होते हैं, तो ये गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कार्गो के लिए बनेंगे। अभी पहला बना है थापर नगर में झारखंड में, ठीक है। पहला थापर नगर झारखंड में बने, इंडियन रेलवे ने बनाया पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। अब ये बजट में था गति शक्ति कार्गो टर्मिनल 100 होंगे और मल्टी मॉडल टर्मिनल हब, या इसको कह रहे थे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये बताए थे। बजट में कहा था वंदे भारत ट्रेन होगी अगले 3 साल में 400, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होंगे 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये 4 बनेंगे देश में। और 100 बनेंगे, 100 बनेंगे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। तो ये 3 पॉइंट बताए थे। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 4, 400 ट्रेन और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ये सारी डिटेल बजट में भी गिवन है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, COVID-19 वैक्सीन कोवोवैक्स गेट इमरजेंसी यूज अप्रूवल फॉर चिल्ड्रन अबव 12। कोवोवैक्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। और इंडिया में कौन अप्रूवल देता है, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बेसिक सब पॉइंट बताओ। और भी कई वैक्सीन है, जैसे आप देखते हैं कोविशील्ड एक वैक्सीन है, कोविशील्ड,
ठीक है, कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन। कोविशील्ड को भी किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कोवैक्सीन को किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने, भारत बायोटेक ने बनाया। ठीक है, तो वैक्सीन का भी पता, कोविशील्ड को किसने बनाया, कोवैक्सीन को किसने। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कर्नाटका लॉन्चेस प्रोग्राम टू प्रोवाइड 5 लाख जॉब्स फॉर वुमेन। प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, प्रोग्राम का नाम है वुमेन एट वर्क, वुमेन एट वर्क। ठीक है, वुमेन एट वर्क। अब कर्नाटका में बता दो, कर्नाटका का स्टैटिक। कर्नाटका में भी आपको बताया था लैंग्वेज कौन सा है इधर, कन्नड़ा। ठीक है, कन्नड़ा लैंग्वेज है। ठीक है, कन्नड़ा लैंग्वेज आप देख रहे हैं। कर्नाटका के बारे में जब आप डिटेल देखेंगे तो ये सारे पॉइंट लिखते चलो, कर्नाटका सीएम, कर्नाटका गवर्नर। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखते चलेंगे। कर्नाटका के गवर्नर है थावर चंद गहलोत, गवर्नर थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत। ठीक है, कर्नाटका के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। और सीएम है बसावा राज बोम्मई, कर्नाटका के सीएम है बसावा राज बोम्मई। जैसे वहां भी आपने पार्टी देखी थी, यहाँ पार्टी तो बीजेपी ही है। ठीक है, बसावा राज बोम्मई। ठीक है, लिख लिए पॉइंट। नेक्स्ट, फिर आप लिखेंगे इसके बाद, ये कर्नाटका से रिलेटेड ही आपने लिख लिया। क्या पॉइंट आपका, कैपिटल, कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, कैपिटल है बेंगलुरु, बेंगलुरु या बेंगलुरु लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया सब पॉइंट। नेक्स्ट, इसके बाद आप देख रहे हैं गुजरात टू गेट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। ये लिख लो, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये कहाँ से? जामनगर गुजरात से, जामनगर गुजरात से। ठीक है, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। ठीक है, ये सारे पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये भी इसके साथ लिखते चलो, गुजरात के सीएम लिख दिए। फिर आप लिखेंगे गुजरात के कैपिटल, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखेंगे गुजरात के गवर्नर। ठीक है, गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात के गवर्नर आप देख रहे हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये? यस डन। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट क्लियर बॉडी फॉर लैंड मोनेटाइजेशन। लैंड मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन होता है जो ऐसे एसेट्स जो भी कोई यूज में नहीं है, तो गवर्नमेंट कह रही है उनको क्या भाई किराए पे दे दो, लीज पे दे दो, सो दैट लोगों को फैसिलिटी मिल जाए और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी और कुछ लोगों को बिजनेस मिल जाए। ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन भी हो। तो इसके लिए क्या है, लैंड मोनेटाइजेशन, लैंड को मोनेटाइज कर दो। और उसके लिए बॉडी बना रहे हैं नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये लिखेंगे मोनेटाइजेशन के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। बजट 2021, पिछले साल वाले बजट में इसको लेकर नाम था NMP, बताया था इसके लिए। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में लेके आएंगे और सारे मोनेटाइजेशन के इनिशिएटिव को लेकर इसमें अनाउंसमेंट में कितना 6 लाख करोड़ उससे जनरेट करेंगे 4 सालों में, वो सारा पॉइंट। ठीक है, इसी को कह रहे थे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो अभी क्या एक बॉडी बनाया है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, NLMC।
ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब जैसे आप देखते हैं मेट्रो है सिटी टू सिटी कनेक्ट करने के लिए, एक सिटी से दूसरी सिटी कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी को अलाउ कनेक्ट करने के लिए RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब कुछ एक पॉइंट पे और आते हैं, इनको भी डिस्कस करते जाते हैं। LIC को लेकर दो न्यूज, पहले भी इसको डिस्कस किया है। LIC का IPO आ रहा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, और LIC के FDI की भी न्यूज आई थी। एक न्यूज किसका था, लास्ट टाइम ये पढ़ाया था, LIC का FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना 20% तक अलाउ कर रही है LIC में FDI को, ठीक है, FDI के ऊपर भी पढ़ा था। अब कुछ एक बेसिक से पॉइंट इससे रिलेटेड हो रहे हैं, ये भी एक बार देख लो, ठीक है, पॉइंट पे आपको शो कर देता हूँ। जैसे जो हम ये सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी के बैकग्राउंड में आप देखेंगे, जैसे आपने ये देखा LIC के ऊपर आपको बताया, ठीक है, हरियाणा ने भी अपना बजट प्रेजेंट किया, ठीक है, हरियाणा का बजट भी आप देख रहे हैं, नो न्यू टैक्स, ट्रस्ट ऑन एजुकेशन, वुमेन वेलफेयर, फार्म इनिशिएटिव, ये सारे पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। और आप देख रहे हैं कि वुमेन वेलफेयर, सुषमा स्वराज अवार्ड कहाँ से, किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है, हरियाणा ने। सुषमा स्वराज जी हरियाणा से थे, अंबाला से, दिल्ली के फर्स्ट वुमेन CM भी बने थे सुषमा स्वराज, ठीक है, और हरियाणा में तो आप जब देखे सुषमा स्वराज जी से रिलेटेड लास्ट टाइम मोदी गवर्नमेंट 1.0 में आप ये देख रहे थे, ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, ठीक है, विदेश मंत्रालय इनके पास था सुषमा स्वराज जी का। हरियाणा ने अनाउंस किया 3 न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर वुमेन, टैबलेट फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल चिल्ड्रन क्लास 10 to 12, ठीक है, यही सब कुछ बेसिक से पॉइंट है जो आप देख सकते हैं। हरियाणा का बजट का अमाउंट है 1.7 लाख करोड़, और ये बजट प्रेजेंट किया था वुमेन डे वाले दिन, इसलिए वुमेन सेंट्रिक बजट भी आप कह सकते हो इसको। इंटरनेशनल वुमेन डे यानी 8 मार्च को प्रेजेंट किया था, ठीक है। और बाकी न्यूज पे आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आपको बताना है, और उससे पहले 2 स्कैम न्यूज में थे। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1991 में आप देख रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था फिरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज क्या था, BSE, ठीक है, ये तो एशिया का भी पहला स्टॉक एक्सचेंज था। और सेकंड इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज आप क्या देखते हो, NSE। BSE का एक इंडेक्स है, इसको हम बोलते हैं सेंसेक्स, ठीक है, NSE का इंडेक्स है निफ्टी। अब एक स्कैम न्यूज में था कोलोकेशन स्कैम, किससे रिलेटेड है, NSE से। इसमें अरेस्ट किया जो NSE में आप फॉर्मर हेड देख रहे थे, ठीक है, चित्रा सुब्रमण्यम, ठीक है। और एक ABG शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर भी एक स्कैम न्यूज में था। ये स्कैम किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड। ये इस पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं है, वैसे ही ये स्कैम अभी न्यूज में आया था, तो याद रखना ABG शिपयार्ड लिमिटेड स्कैम बैंकिंग से रिलेटेड, और NSE का है कोलोकेशन स्कैम, ठीक है। बैंकिंग में कोई भी इशू हो, आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ठीक है, रेगुलेटर किसको देखते हैं, RBI को। और यहाँ शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में इशू तो SEBI को देखते हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हम देखते हैं SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे अभी IPO का LIC का IPO का न्यूज बता रहा था, उसमें क्या था, SEBI का आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट है, ये भी आप फॉलो करें। क्लियर है, लिख लिया सबने। ABG शिपयार्ड लिमिटेड स्कैम, ABG शिपयार्ड लिमिटेड स्कैम, और NSE में है कोलोकेशन स्कैम, ठीक है, NSE को लेकर क्या है, कोलोकेशन स्कैम, कोलोकेशन स्कैम, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें आप क्या देखते हैं, रेगुलेटर RBI, और यहाँ रेगुलेटर देखते हैं SEBI, ठीक है, SEBI रेगुलेटर, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है ये, यस, ठीक है। नेक्स्ट UNGA के ऊपर ये डिटेल गिवन है, अभी न्यूज में आया था लास्ट टाइम में बताया था, यहाँ पे यूक्रेन गया वोटिंग के लिए, कोई UNGA में गया, ICC में,
यूएनजीए में 193 मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में 47 मेंबर है। अब ये सब पॉइंट क्या है यहाँ से देख लो। यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स है, ठीक है, कौन से ऑर्गन, तो ये इधर आप देख रहे हैं, ठीक है, यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और आईसीजे। ये जो फर्स्ट 5 है इन सबके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ठीक है, और जो ये 6th हम देखते हैं आईसीजे, इसके हेडक्वार्टर है दी हेग नीदरलैंड में। अभी क्या पॉइंट था, पॉइंट ये था कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन कहाँ कहाँ पे ये इशू लेके गया है, रशिया यूक्रेन वॉर का, यूक्रेन ये इशू लेके गया है यूएनएससी में। यूएनएससी में कितने मेंबर हैं टोटल, 15, 5 परमानेंट टू 10 नॉन परमानेंट, और ये लेके गया है यूएनजीए में, यूएनजीए में कितने मेंबर हैं, 193, ठीक है, और ये इशू कहाँ लेके गया है, यूएनएचआरसी में, इसमें है 47 मेंबर, ठीक है, और ये इशू कहाँ लेके गया है, आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूएनएचआरसी क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इसमें 47 मेंबर है। इंडिया का स्टैंड कहने को न्यूट्रल है, लेकिन हमें अपने आप सपोर्ट करना ही था रशिया को, रशिया ने हमें हमेशा किया, और इवन पाकिस्तान जैसे कंट्री भी रशिया को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए इंडिया ने इन सब वोटिंग से खुद को एब्सटेन किया है, लाइक चाइना ने एब्सटेन किया, पाकिस्तान ने एब्सटेन किया, इंडिया ने भी एब्सटेन किया, वोटिंग के टाइम हम उठ के चले गए, हमने अगेंस्ट में वोट नहीं किया, ठीक है, क्लियर है ये सबको, ये बेसिक सब पॉइंट भी आप देख लो, कोई डाउट यहाँ तक। अब ये सब हेडक्वार्टर भी बताओ, लिख लो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएस, आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी यूएस, इन दोनों को सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, डब्ल्यूएचओ जिनेवा स्विट्जरलैंड, आईएलओ जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये सब हेडक्वार्टर भी लिख लो, ठीक है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ कह रहे हैं सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 45 के टाइम में आप देख रहे हैं सब बनी। यस डन, यस डन, ये लिख लिया सबने, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये तो यूएनजीए को लेकर डिटेल्स गिवन थी अबाउट यूएनजीए। अब न्यूज में थे स्मॉल फाइनेंस बैंक भी, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द ईज ऑफ लिस्टिंग टाइम क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या रोल है और किस पे से आप ये सारा पॉइंट देख रहे हैं, तो यहाँ बेसिक सा पॉइंट आप देखते हैं। पहले तो इसको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक। बैंकिंग का जब आप स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, बैंकिंग में काफी सारे बैंक आप देखते चलते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम देख रहे थे, सबसे पहले इसमें आप कह सकते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस इनिशियली सभी बैंक थे प्राइवेट बैंक, या फिर हम कह रहे थे कोऑपरेटिव बैंक भी आए थे और फॉरेन बैंक भी, ठीक है, ये सब बैंक थी। अब जब आप देखें पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस बैंकिंग में अलग अलग फेसेस आए। सबसे पहले ये बिफोर इंडिपेंडेंस वाले को आप कह सकते हैं, ये फेज था 1770 से 1947, ठीक है, 1772 1947। पोस्ट इंडिपेंडेंस
ये आप देख रहे हैं 1947 टू टिल नाउ। इसको हम फर्दर कई फेजेस में देख लेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इसको 47 टू 69। इसको आप कह सकते हो प्री नेशनलाइजेशन या अर्ली नेशनलाइजेशन फेज। अर्ली नेशनलाइजेशन फेज, अर्ली नेशनलाइजेशन फेज। इस फेज में सबसे पहले नेशनलाइजेशन मींस गवर्नमेंट का आप देख रहे हैं बाय विच गवर्नमेंट टेक्स और प्राइवेट एसेट एंड ब्रिंग देम अंडर पब्लिक कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले 1949 में आरबीआई गवर्नमेंट का हो गया। ठीक है, फिर 1955 में एसबीआई। ये पॉइंट आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद का जो आप फेज देखते हैं यानी 69 टू 91, ये फेज है बैंक नेशनलाइजेशन फेज। ये खुद दो फेजेस में आया है, फेज 1 फेज 2। तो फेज 1 में आप इसको देखते हैं 19 जुलाई 1969 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे, गवर्नमेंट के बैंक बने थे। और फेज 2 में 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हुए, 6 बैंक। ठीक है, 6 बैंक नेशनलाइज हुए। देन आता है लिबरल फेज। लिबरल फेज क्योंकि इस टाइम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ये सब रिफॉर्म्स आ रहे थे। ये आ रहा है आपका 1991 टू टिल नाउ। इस समय में न्यू प्राइवेट बैंक आए, एनपीबी। ठीक है, नए फॉरेन बैंक आए, बैंक मर्जर्स हुए, न्यू फॉरेन बैंक। ठीक है, बैंक मर्जर्स। और एक आईडीबीआई का एग्जांपल देखो तो बैंक प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये सारे पॉइंट इसमें। और इस टाइम में नए बैंक आए लाइक लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी, और पेमेंट बैंक। और आजकल तो नियो बैंक की बात हो रही है, स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक। ठीक है, और एक और आप इसी में लिख सकते हैं, यहाँ 75 से आए थे आरआरबी। अब कुछ बैंक को अलग पर्पज से बनाते हैं, उनको कहते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक। ठीक है, आरआरबी को जैसे गांव के लिए बनाया गया, ऐसे ही आप देखते हो लोकल एरिया बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होते हैं। तो बैंकिंग का स्ट्रक्चर समझ में आया, किस वजह से क्या डेवलपमेंट है। ठीक है, ये आपने देखा। अब इधर देखोगे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का जब हम पॉइंट देखें तो पहले 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक आए थे और 11 पेमेंट बैंक आए थे। अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक तो टाइम के साथ नंबर बढ़ गया और पेमेंट बैंक तो 4 ही रह गए। ठीक है, इन सब के लिए जैसे नचिकेत मोर कमेटी थी, नचिकेत मोर कमेटी ने फाइनलाइज किया था नेम फॉर पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक। ठीक है, पेमेंट बैंक सिर्फ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे, लोन नहीं दे रहे थे। ठीक है, इसमें मोबाइल की कंपनी वोडाफोन, एम-पेसा, एयरटेल मनी, ठीक है, जियो, आदित्य बिरला आइडिया, ये सब भी थी। और फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देने के लिए, और मैक्सिमम लोन इनके 50% लोन छोटे होंगे, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इनको कह रहे थे। ये जब आए, इसमें 8 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे और इसके लिए उषा थरोट कमेटी बनी थी। उषा थरोट कमेटी इसके लिए बनी थी, उषा थरोट कमेटी। ठीक है, तो ये जब आप इनके बारे में देखें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक इनिशियली इनका नंबर था 10। इसमें 8 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एक एनबीएफसी था, नो बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और एक लोकल एरिया बैंक था, कैपिटल लोकल एरिया बैंक। अभी इसमें 11 शिवालिक बैंक जुड़ गया, 12 यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक को कैसे याद रखो, आरआरबीआई 75-76 में, लोकल एरिया 20 साल बाद 95-96, और स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक भी आज समझ लो 2015-16 तक ओपन हुए। तो 76, 96 और 2016। ठीक है, अलग अलग पर्पज के लिए बैंक आते गए।
और फिर आप देख रहे हैं इन तीनों के बारे में। अब आरबीआई की वेबसाइट पे गिवन है पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट के बैंक के अभी 12, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी 11, पेमेंट बैंक 4 है, लोकल एरिया बैंक वहाँ गिवन नहीं है, 4 ओपन हुए थे, अभी एक बैंक इसमें, 2 बैंक अब इसमें कम हो गए हैं, 2 ही रह गए हैं, और आरआरबी है 43। ठीक है, तो ये सब बैंकिंग का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये बेसिक सा पॉइंट हो जाएगा बैंकिंग से रिलेटेड। अब लास्ट में बस यही बता देंगे, इसको जो नोट कर लो, लास्ट पॉइंट लिखते हैं बस। लिख लिए? ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत। लिख लिया? अब जो हमने पढ़ा है उसी में से बता दो। ठीक है, चल लिख लो, अभी भी लिख रहे हैं। डन। ठीक है, अब इसको देखो, ये बता सकते हैं आप बताओ, जो अभी हमने पढ़ा है लास्ट में, बस ये आंसर बता दो, पढ़ चुके हैं। नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म किस स्टेट ने शुरू किया? ठीक है, नाइट स्काई एस्ट्रो टूरिज्म आप देख रहे थे। और न्यू मेट्रो कहाँ से शुरू हुई है? न्यू मेट्रो पुणे महाराष्ट्र से शुरू हुई है। ठीक है, फिर आप बताएंगे ये नेक्स्ट, वुमेन ओनली बजट टूरिज्म पैकेज किसने शुरू किया? वुमेन ओनली बजट टूरिज्म। और किस स्टेट ने 8 मार्च को अपना बजट प्रेजेंट किया? 8 मार्च को बजट, और उसमें सुषमा स्वराज अवार्ड भी है। किस स्टेट ने? हरियाणा। ठीक है, सुषमा स्वराज अवार्ड। नेक्स्ट, फिर आप देख रहे थे इसके अलावा इंडिया का फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क कहाँ से? फर्स्ट एवर इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क बताओ। यस, तमिलनाडु। ठीक है, तूतुकुड़ी, ये इसमें हमने पढ़ा था तूतुकुड़ी तमिलनाडु वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आप देख रहे थे। 100% वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ से? और आर्टिफिशियल रिजर्वियर सबसे बड़ा भी हैदराबाद है। 100% वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा। आरबीआई के क्या इनिशिएटिव पढ़े? 1 2 3 पे, यूपीआई और डीजी साहब। ठीक है, डीजी साहब, ये भी आपको पढ़ा। ठीक है, फिर ई श्रम पोर्टल की लिंकेज का पॉइंट पढ़ा था, और पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बताया था। ठीक है, फिर एक बॉडी मोनेटाइजेशन, लैंड मोनेटाइजेशन के लिए बनाई, वो आपको बताया था। क्लियर है ये सब? ठीक है, तो ये सारे पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते, रेस्ट विल डू नेक्स्ट वीक। थैंक यू क्लास।